Hi everyone, welcome to our YouTube channel. This is Roshni here and you're watching our YouTube channel Unlearn with विशाल वर्मा। हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज़ में पार्ट इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं आपके साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो बढ़ते अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आज मैं यहाँ पे गाइज। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम स्टेट दैट अंडर सर्टेन अजम्पशन। यहाँ पे आपको एक थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, उसके अजम्पशंस क्या होंगे। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है फ्री ट्रेड इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिटवीन नेशंस। ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ ट्रेड इक्वल्स फैक्टर प्राइस बिटवीन कंट्रीज। ऑप्शन सी है फ्री ट्रेड इक्वलाइज नॉट ओनली कमोडिटी प्राइस बट ऑल्सो फैक्टर प्राइस, नॉन ऑफ द अबव। तो इसके क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको फैक्टर प्राइस की जो इक्वलाइजेशन थ्योरम है उसके बारे में समझना पड़ेगा पहले। तो इसका आंसर मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, फ्री ट्रेड इक्वलाइज नॉट ओनली कमोडिटी प्राइस बट ऑल्सो फैक्टर प्राइस। तो इसमें थ्योरम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थ्योरम का जो एक्सप्लेनेशन है कि थ्योरम क्या कहती है, दैट व्हेन द प्रोडक्ट्स प्राइजेस आर इक्वलाइज्ड बिटवीन कंट्रीज एज दे मूव टू फ्री trade in the HQHO model, then the price of factors capital and labor will also be equalized between countries, right। यहाँ पे फैक्टर जो हैं, जो फैक्टर यूज़ होते हैं किसी भी बिजनेस को यूज़ करने में, लाइक 5 फैक्टर होते हैं, बट यहाँ पे 2 फैक्टर्स के दिए गए हैं, कैपिटल एंड लेबर। तो उनको इक्वलाइज जब हो जाती है कंट्रीज़ को करने के लिए, तो उस थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री ट्रेड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के बारे में बात की। आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी के एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको पूरा देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सचेंज रेट्स रिलेट टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ। एक्सचेंज रेट का जो रिलेट करता है डिमांड ऑफ सप्लाई को किस मनी पे बेस करता है यहाँ पे, या किस गुड्स पे बेस करता है। ऑप्शन ए है फॉरेन गुड्स, ऑप्शन बी है फॉरेन मनी, ऑप्शन सी है नेशनल मनी, ऑप्शन डी है नेशनल गुड्स इन रिलेशन टू फॉरेन गुड्स। तो इसका आंसर है नेशनल मनी। जी हाँ, अ कंट्री एक्सचेंज जो रेट होता है विद अदर कंट्रीज विल मूव टू इंश्योर दैट द टोटल डिमांड ऑफ इट्स करेंसी इक्वल द total supply of its currency as the price of apples changes to match the demand and supply of apples, right। the total demand and supply for a country currency is recorded in its balance of payment। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक्सचेंज रेट जो है रिलेट करता है डिमांड ऑफ सप्लाई किस मनी पे, नेशनल मनी पे, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू इम्पोर्ट इज। इसको पढ़ने के लिए आपको पहले मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी के बारे में पढ़ना होगा गाइज। तो इसके ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है द रेशियो ऑफ चेंज इन इम्पोर्ट टू द चेंज इन नेशनल इनकम। ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ चेंज इन इम्पोर्ट्स टू चेंज इन एक्सपोर्ट। ऑप्शन सी है द रेशियो ऑफ चेंज इन इम्पोर्ट टू चेंज इन नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन डी है द रेशियो ऑफ चेंज इन इम्पोर्ट टू चेंज इन द कंट्री शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, राइट। तो इसका आंसर है बी। जी हाँ, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ चेंज इन इम्पोर्ट टू चेंज इन एक्सपोर्ट, राइट। यहाँ पे मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी को समझना बहुत जरूरी है, जो कि अब्रिवेटेड किया जाता है MPM शॉर्ट फॉर्म में, इज अनदर टर्म फॉर द स्लोप ऑफ इम्पोर्ट लाइन एंड इज कैलकुलेटेड एज द चेंज इन इम्पोर्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम और प्रोडक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ पोर्टर डायमंड मॉडल। पोर्टर डायमंड मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, जो कि एक कॉम्पिटिटिव थ्योरी है, जिसके बारे में ये पूछा गया इसमें से कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा मॉडल है रिलेट नहीं करता है, राइट। पहला है डिमांड कंडीशन, ऑप्शन बी है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, ऑप्शन 4 है फैक्टर कंडीशंस। तो इसका आंसर है इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा रिलेटेड फैक्टर नहीं है मॉडल का। तो इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। पोर्टर डायमंड मॉडल जो है, इसको पोर्टर डायमंड थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि एक नेशनल एडवांटेज की थ्योरी है। इस मॉडल को डिजाइन किया गया था अंडरस्टैंड समझने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नेशन और ग्रुप प्रोसेस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स अवेलेबल टू देम एंड टू एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव द कंट्रीज, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आई होप इसने आपको इसके नोट्स बना लीजिए आप लोग, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस दैट करेक्ट सीक्वेंस इज। इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। इसके लिए आपको
चार्ट पेपर आप बना लें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करने में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो होते हैं वो सेम सिमिलर ही लगते हैं। तो इसके आंसर के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। गाइस तो मैं बता दूं, ब्लू ओशन थ्योरी जो है स्ट्रैटेजी है, एक तरह से एक मार्केट में प्रोडक्ट जो कि जिसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी लो कंपटीशन, लेस कंपटीशन है, पर जहाँ पे ब्लू ओशन एग्जिस्ट करता है वहाँ पे एक पोटेंशियल होती है कि आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको हायर प्रॉफिट मिलेगा, एज देयर इज नाउ कंपटीशन और इररिलेवेंट कंपटीशन से दूर नहीं होती है। ठीक है, तो ब्लू ओशन का आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो इसका आंसर सही है एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज एंड क्रिएट। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर। सबसे पहले हम ब्लू ओशन में क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, फिर उसको रेज करेंगे, देन क्रिएट करेंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। पॉलीसेंट्रिक अप्रोचेस के बारे में ये होता है कि एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जिसे हम EPRG फ्रेमवर्क बोलते हैं। आई होप इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो इसकी अप्रोच को क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। ऑप्शन 1 है होस्ट कंट्री अप्रोच, ऑप्शन 2 है होम कंट्री अप्रोच, ऑप्शन 3 है ग्लोबल अप्रोच, ऑप्शन 4 है हाइब्रिड अप्रोच जो कि बोथ होम एंड होस्ट को होल्ड करती है। तो इसका आंसर है होस्ट कंट्री अप्रोच, राइट गाइज। इसमें क्या होता है पॉलीसेंट्रिक, आपने सुना होगा EPRG फ्रेमवर्क जो कि एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक, जियो यानी कि ग्लोबल सेंट्रिक। इसमें आपको बोला था पॉली, जहाँ पे एक ही इंटरनेशनल मेथड का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कई सारी कंट्रीज़ को करता है। पॉलीसेंट्रिक, पॉली कंट्रीज़ को मेंबर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल मिलते हैं होस्ट कंट्रीज़ की होती है। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जो है वो होस्ट कंट्री अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको, अच्छे से पढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज अ फर्म रिड्यूस। फर्म क्या रिड्यूस कर सकती है अगर वो अपना बिजनेस जो है डिफरेंट कंट्रीज में रखती है। क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। तो इसका आंसर है गाइस पॉलिटिकल रिस्क। जी हाँ, पॉलिटिकल रिस्क जो होता है एक कमिटमेंट ऑफ रिस्क होता है जो कि ड्यू टू गवर्नमेंट बॉडी और कंट्री को चेंज, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसलिए आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर चेंज होगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे इफेक्ट करता है आपके बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल रिस्क। इसमें इसलिए पूछा कि अगर आपका डिफरेंट कंट्रीज़ में बिजनेस होगा तो एक फर्म क्या रिड्यूस करती है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो रिड्यूस करती है, क्योंकि हर कंट्री का पॉलिटिकल रिस्क जो होता है वो अलग अलग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन फॉर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इम्पोर्ट कार्गो इज। इसमें ऑप्शन है ए बिल ऑफ लैंडिंग, बी बिल ऑफ एक्सचेंज, सी शिपिंग बिल, डी बिल ऑफ एंट्री। तो इसका आंसर है बिल ऑफ एंट्री गाइस। बिल ऑफ एंट्री जो कि है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंपोर्टर्स और कस्टम्स के द्वारा अपने एजेंट और उसके बिफोर द अराइवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स के द्वारा सबमिटेड कराया जाता है द कस्टम डिपार्टमेंट में फॉर द क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टर्स गुड्स, राइट। तो द बिल ऑफ एंट्री कैन बी इश्यूड फॉर आइदर होम कंजप्शन और अपॉन क्लियरेंस, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ECGC पॉलिसीज प्रोवाइड एक्सपोर्टर्स कवर अगेंस्ट। ECGC के बारे में तो आप जानते होंगे, एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन गारंटी स्कीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो है, अगर गुड्स आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसके लिए इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसके लिए एक्ट बनाया गया था। तो उसी को ही ECGC पॉलिसीज़ के बारे में पूछा गया कि एक्सपोर्टर के किस को कवर करती है। तो जनरल रिस्क है, कॉमर्शियल रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क है। तो इसका आंसर है कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को ECGC जो है वो कवर करती है। इसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि होली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि सेटअप हुई थी 1957 में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट। तो हमारा नेक्स्ट कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आई थिंक आप इसको नोट करेंगे, बिल्कुल नोट करेंगे तो आप हेल्प जरूर ही पाएंगे इसकी, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर ए सेज फॉर मल्टी प्रोडक्ट इज। सेज जो होते हैं वो स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन होते हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, उसके लिए बोला गया कि कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मल्टी प्रोडक्ट के लिए। तो है ऑप्शन ए 500 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 1000 हेक्टेयर्स, ऑप्शन सी है 15 हेक्टेयर्स,
ऑप्शन डी है 2000 हेक्टेयर्स। इसका आंसर है 500 हेक्टेयर्स। जी हाँ, मल्टी प्रोडक्ट सेज जो है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट करती है कट टू द 500 हेक्टेयर्स फ्रॉम 1000 हेक्टेयर्स। पहले 1000 थी बट अभी 500 हो गई है। सिंगल प्रोडक्ट सेज जो है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कट टू द 50 हेक्टेयर्स फ्रॉम 100 हेक्टेयर्स, राइट। मल्टी सर्विसेज सेज विल बी ट्रीटेड ऑन अ par with single product sage with a minimum area being slashed to half from 100 हेक्टेयर। आई होप इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं गाइस इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप नहीं इतना ज़्यादा कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये आपकी इसमें अगर पूछे हेक्टेयर्स कितना है, पहले से कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हो, तो इसके लिए आपको अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ लेविड एज द परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज। जो टैरिफ्स होते हैं वो किस बेस पे लिवाइड होते हैं ऑन द प्रोडक्ट की वैल्यू पर, तो हम इसमें बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। स्पेसिफिक ड्यूटी, ऑप्शन बी है एड वॉल्यूम ड्यूटी, ऑप्शन सी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऑप्शन डी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सारे चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं गाइस। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एड वॉल्यूम ड्यूटी होती है अगर आप टैरिफ डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ वैल्यू प्रोडक्ट के लिए, तो एड वॉल्यूम इज अ टैक्स बेस्ड ऑन द एसेट वैल्यू ऑफ एन आइटम सच एज अ रियल एसेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें मोस्ट कॉमन होता है कि वॉल्यूम टैक्स जो होती है प्रॉपर्टी टैक्स की जगह होती है डिवाइड ऑन रियल एस्टेट पे की जाती हैं, जो कि हाउएवर एड वॉल्यूम टैक्स में ऑल्सो एक्सटेंड टू अ नंबर ऑफ टैक्स एप्लीकेशंस सच एज इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेज ऑन गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तो इसका आंसर आपको बहुत ही जो एड वॉल्यूम होता है इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स, इसको लैटिन में भाषा में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू इज अ टैक्स हुज अमाउंट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और property. It is typically imposed at the time of a transaction and in the case of sale tax और value added tax. तो गाइज आज के यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा, और इस क्वेश्चन को सारे को नोट कर लीजिएगा। नोट करने की जरूरत नहीं है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप अपने नंबर को मैसेज कर सकते हैं जिससे आप चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको सारी की सारी PDF प्रोवाइड मिल जाएंगी टाइमली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, कमेंट भी करिए आप इस चीज़ को अगर पसंद कर रहे हैं तो। बाकी सजेशन आपके भी वो भी प्रोवाइड करते रहिए इसमें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।